हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका मास एकेडमी पर स्वागत है। और आज का ये लेक्चर यूपी बोर्ड क्लास 12th का जो चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन, उस विद्युत रसायन के कड़ी में हम लोगों ने कल तक विद्युत अपघटन के बारे में अध्ययन किया था। और विद्युत अपघटन में हम कुछ एग्जाम्पल लेकर के आपको बताए थे, और वह प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज पोटेंशियल अर्थात प्रायिकता विमुक्त विभव के आधार पर मैंने आपको बताया था कि किस इलेक्ट्रोड पर किस परिस्थिति में कौन सा आयन विमुक्त होगा, डिस्चार्ज होगा। उसी कड़ी में आज उसी विद्युत अपघटन की कहानी को आगे बढ़ाते हुए हम सभी लोग आज चर्चा करेंगे एक ऐसे विद्युत अपघटन प्रक्रिया के बारे में जिसमें जिस विद्युत अपघट्य को लिया जाएगा उसमें जो धातु उपस्थित होगा, यदि उसी धातु के दो इलेक्ट्रोड को बना दिया जाए, अर्थात कैथोड और एनोड उसी धातु का बना दिया जाए, और तब उस विद्युत अपघट्य का यदि विद्युत अपघटन करेंगे तो क्या होगा। फिर से आप पिछले कड़ी को जोड़ते हुए इस कड़ी को समझेंगे। तो आज का जो टॉपिक बनेगा वो ये टॉपिक होगा, हम लोग यहाँ पर आज डिस्कशन करेंगे। आइए, ये है CuSO4 के जलीय विलयन का CO इलेक्ट्रोड्स पर विद्युत अपघटन। अब आप यहाँ कंसेप्ट सब जो आपका है उसको ध्यान रखिए। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करना है, लेकिन शर्त क्या है, कॉपर इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हुए हमें करना है। इसको अगर आप एक रफ डायग्राम से समझें तो मान लीजिए कि आपके पास यह एक विद्युत अपघटनी सेल है। यहाँ पर ये हमने दो इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया, और दोनों इलेक्ट्रोड किसके हो, कॉपर के होने चाहिए। और उसके बाद दोनों को हम बैटरी से जोड़ दिए। तो आपको मैंने सिखाया था इसके पहले, बैटरी का निगेटिव भाग, बैटरी का ये पॉजिटिव पोल, यानी निगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल। बैटरी के निगेटिव पोल से जो जुड़ा होगा उसे क्या नाम दोगे आप, उसे नाम दोगे कैथोड। और बैटरी के जो पॉजिटिव पोल से जुड़ा होगा उसका नाम दिया जाएगा एनोड। और इसके अंदर जो लिया गया है वो है क्या है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लिया गया है। ये कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है। अब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का लेकर के जब हम लोग यहाँ पर विद्युत अपघटन करेंगे तो आप सभी लोगों को इसके पहले का नॉलेज है कि कॉपर सल्फेट जैसे ही जल में आएगा ये तुरंत टूट जाएगा किसमें, कॉपर आयन और प्लस आपका ये सल्फेट आयन में। अब आपको ध्यान क्या रखना होगा, कॉपर आयन का मैंने आपको बताया था कि जो इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है, विमुक्त विभव जो होता है वह H+ आयन से कम होता है। इसलिए कैथोड पर कौन विमुक्त होगा, पहले कौन मुक्त होगा, कौन एकत्रित होगा, तो जवाब आपका होगा कॉपर। तो ये आपका
कॉपर डबल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के बाद ये कॉपर में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसे आप कह सकते हो कि ये कहाँ हो रहा है, लिखोगे आप रिडक्शन, रिडक्शन एट कैथोड। यहाँ पर आपका ये एट कैथोड, ये कैथोड पर कहानी हो गई। ठीक है, अब बात आती है एनोड की। तो जैसे ही विलयन से कॉपर आयन कैथोड पर अपचयित होकर के एकत्रित होगा, ठीक उसी समय एनोड से कॉपर धातु 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके कॉपर आयन के रूप में वो विलयन में प्रवेश कर जाता है। अर्थात अब आप ये कहोगे कॉपर आयन, और ये आपका कॉपर आयन में बदल गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे कहोगे आप ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एट एनोड। ये कहानी लगातार चलती रहेगी। कहने का मतलब विलयन से कॉपर आयन कंटिन्यूअस लगातार कैथोड पर अपचयित होकर के एकत्रित होता रहेगा और एनोड से कॉपर धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करके कॉपर आयन के रूप में विलयन में प्रवेश करता रहेगा। अब इसका साफ साफ तात्पर्य यही है कि एनोड से कॉपर निकलकर कैथोड पर मुक्त होगा, कैथोड पर एकत्रित होगा। और एक अवस्था, एक कल्पना ऐसे कर सकते हो, जब एनोड से कॉपर निकल करके कैथोड पर एकत्रित हो रहा है तो धीरे धीरे एनोड जो होगा वो थिन होता जाएगा, वो खर्च होता जाएगा, वो पतला होता जाएगा, और उसी के सापेक्ष कैथोड जो होगा वह थिक होता जाएगा, मोटा होता जाएगा, क्योंकि कॉपर कैथोड पर एकत्रित हो रहा है। बच्चों, यह एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग करके हम किसी अशुद्ध धातु को शुद्ध करते हैं विद्युत अपघटन क्रिया के द्वारा। करते क्या है, जिस धातु को शुद्ध करना होता है उसी के शुद्ध का एक कैथोड बनाते हैं और उसके अशुद्ध का, यानी अशुद्ध जो होता है उसका एक एनोड बनाते हैं, और उसी धातु का लवण का एक जलीय विलयन लेकर के विद्युत अपघटन क्रिया कराई जाती है, जिससे शुद्ध शुद्ध कॉपर कैथोड पर एकत्रित होता जाता है और अशुद्धियां पूरी एनोड पर रह जाती हैं। इस तरीके से धातु का शोधन किया जाता है, जिसे प्यूरिफिकेशन कहते हैं। तो ये रहा कि कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन हम लोगों ने कब किया, कॉपर इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हुए। माय डियर्स, ठीक इसी तरीके से सिल्वर नाइट्रेट का विद्युत अपघटन यदि सिल्वर इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हुए किया जाएगा तो एनोड से सिल्वर निकल करके कैथोड पर एकत्रित होगा, कैथोड पर डिपॉजिट होगा। तो यही बात आप सिल्वर पर आ जाइए, तो यहां ले सकते हैं एजी इलेक्ट्रोड्स का प्रयोग करते हुए AgNO3 के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन। ये टॉपिक आपका ठीक उसी तरीके से है, यहाँ कुछ भी अब एक्स्ट्रा आपको दिमाग नहीं लगाना है। मैंने इस शार्ट में क्या बताया, तो एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया। मैंने आपको यही बताया कि जिस लवण का विद्युत अपघटन करना हो उसमें जो धातु उपस्थित हो उसी धातु का एनोड और कैथोड बना देंगे, तो वह धातु एनोड से कैथोड पर डिपॉजिट होगा, एकत्रित होगा। वही कहानी यहाँ पर भी है कि आप इलेक्ट्रोड किसका ले रहे हो, सिल्वर का, जो ऊपर अभी आपको यहाँ पर मैंने डायग्राम में दिखाया। यहाँ पर ये कैथोड किसका है, Cu का है, Cu का कैथोड है और Cu का एनोड है। अब यही कल्पना यहाँ कर लीजिए, Cu की जगह क्या रहेगा, Cu की जगह आपका रहेगा ये सिल्वर ले लिया गया, यहाँ पर आपका ये सिल्वर, यानी Ag का कैथोड और यह आपका
Ag का एनोड, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और इसमें जो विलयन लिया जाएगा AgNO3 का जलीय विलयन। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर जो क्रिया होगी आपको पता है, अब आप आराम से कर सकते हो। AgNO3 टूटेगा, ये बनाएगा Ag प्लस और NO3 माइनस। अब Ag प्लस क्या होगा? Ag प्लस कैथोड पर इलेक्ट्रॉन को लेकर के Ag में बदल जाएगा, ये हो गया एट कैथोड, अर्थात विलयन से Ag प्लस निकल करके कैथोड पर मुक्त हो रहा है, कैथोड पर डिपॉजिट हो रहा है, कैथोड पर एकत्रित हो रहा है। उसी समय अब कैथोड से, एनोड से Ag क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का त्याग करके Ag प्लस के रूप में विलयन में आएगा, ये हो गया एट एनोड। एट कैथोड एट एनोड, ये कहानी आपकी है। अब इस तरीके से आप सभी लोग किसी भी विद्युत अपघट्य का विद्युत अपघटन करा सकते हो, उसी के इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हुए। अब उसके बाद एक चीज अब आप यहां इसको याद रखिएगा कि नोट करके इसको लिख लेंगे, यदि NaCl के जलीय विलयन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्योंकि अपवाद है, ये NaCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन Hg इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हुए किया जाता है, तो कैथोड पर सोडियम तथा एनोड पर Cl2 प्राप्त होते हैं। क्योंकि प्राप्त होते हैं क्योंकि Hg में Na प्लस का विमुक्त विभव H प्लस से कम होता है, H प्लस से कम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से हम सभी लोग विद्युत अपघटन क्रिया के बारे में पूरा अध्ययन किए, और मैं डिटेल में आपको सब कुछ बताने का प्रयास किया कि विद्युत अपघटन कैसे कैसे, कहाँ कहाँ, क्या क्या हो सकता है, ये मैंने स्पष्ट आपको किया। आज हम लोग उसी विद्युत अपघटन की कड़ी में बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी तक जो बात किया गया था वह क्वालिटेटिव बात थी, यानी गुणात्मक बात किया गया था। ठीक है, गुणात्मक बात किया गया था। और अब हम लोग बात करेंगे उसी विद्युत अपघटन में मात्रात्मक बात किया जाएगा, यानी कि अब क्वांटिटेटिव बात करेंगे हम लोग। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप विद्युत अपघटन करा रहे हो, इलेक्ट्रोड पर पदार्थों की मात्रा मुक्त हो रही है, तो पदार्थों की कितनी मात्रा मुक्त होती है, पदार्थों की कितनी मात्रा मुक्त होती है, यह हम लोग अब ज्ञात करने का प्रयास करेंगे, और इसे बोलते हैं मात्रात्मक विश्लेषण करेंगे हम लोग। तो अब इस मात्रात्मक विश्लेषण के लिए हम सभी लोग उपयोग करते हैं फैराडे का नियम। तो फैराडे का विद्युत अपघटनी नियम, हाँ, फैराडे का विद्युत अपघटनी नियम, इसमें दो नियम हमको पढ़ना है, फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम। तो फैराडे का प्रथम नियम क्या कहता है, फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है, फिर से सुन लीजिए। मैंने क्या बताया कि हम सभी लोग अभी तक गुणात्मक बात कर रहे थे, अब हम लोग यहाँ यानी क्वालिटेटिव बात कर रहे थे, क्वालिटी की बात कर रहे थे, मतलब कौन कहाँ पर मुक्त होगा, कौन कितना मुक्त होगा, इसकी बात अभी तक हम लोगों ने पिछले लेक्चर से लेकर के अब तक बात नहीं किया हुआ है। अब यहाँ पर जो बात की जाएगी वो ये होगी कि हम विद्युत अपघटन क्रिया कराएंगे,
तो विभिन्न इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ मुक्त होंगे उनकी मात्रा क्या होगी, उनकी मात्रा किस बात पर निर्भर करेगी, इसका चर्चा हम लोग यहां पर करेंगे। तो अब यहां पर लेंगे हम लोग फैराडे फैराडे का विद्युत अपघटनी नियम। फैराडे का विद्युत अपघटनी नियम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इसमें हम सभी लोग प्रथम प्रथम नियम की बात करेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ। ठीक है, चलो अब यहां पर फैराडेज प्रथम नियम क्या कहता है, फैराडे प्रथम नियम के क्या कॉन्सेप्ट हैं, इस पर आइए हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए अभी यहां पर डायग्राम आप बनाएंगे नहीं नोट्स में, एक रफ आइडिया आप समझने का प्रयास करिए। ये आपका इलेक्ट्रोड है, ये दो इलेक्ट्रोड हमने रफली ले लिया और दोनों को बैटरी से जोड़ दिया इस तरीके से, और यहाँ पर हम कौन सी क्रिया कराने चल रहे हैं, विद्युत अपघटन क्रिया कराने चल रहे हैं। ठीक, विद्युत अपघटन क्रिया कब होती है, जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक, तो अगर विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो कुछ समय के लिए प्रवाहित करते हो, विद्युत धारा अगर प्रवाहित करोगे कुछ समय के लिए प्रवाहित करोगे, तो विद्युत धारा जितने समय के लिए प्रवाहित करते हो वो आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है, आवेश। इसका मतलब कि अगर हम कहें कि आवेश बराबर क्या होगा, तो आप यही कहोगे विद्युत धारा और समय के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट और टाइम के गुणनफल को हम आवेश कहते हैं, अर्थात चार्ज कहते हैं। ठीक, प्रथम नियम यह कहता है विद्युत अपघटन क्रिया के समय किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश, आवेश के समानुपाती होता है। फिर सुन लें, विद्युत अपघटन क्रिया के द्वारा दौरान या के समय, विद्युत अपघटन क्रिया के समय किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा आवेश के समानुपाती होता है। यदि हम 1 एम्पियर का विद्युत धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने 1 कूलाम आवेश दिया, 1 कूलाम आवेश हमने दिया। ये ध्यान रखना, इसको क्या बोला मैंने, 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर, 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर जो ये अपने 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित किया, हम कहेंगे कि 1 कूलाम आवेश हमने दिया। ठीक, तो अब यहां पर अगर हम उसी नियम के कथन की बात करें तो यही कहोगे विद्युत विद्युत अपघटन क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा
दिए गए आवेश के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ये इसका स्टेटमेंट है। इस तरीके से आप इसको जो है परिभाषित कर सकते हो आराम से। यहां पर आपके द्वारा इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है कि आपने क्या किया है, एक कूलाम का आवेश आपने दिया हुआ है। अब एक कूलाम का आवेश अगर दिया, या फिर मान लो क्यू आवेश आपने दिया, क्यू आवेश आपने दिया, ठीक, तो क्यू आवेश को देने के बाद पदार्थ की मात्रा जो मुक्त होती है वह उस आवेश के क्या होती है, समानुपाती होती है। यही फैराडे का प्रथम नियम कहता है। अब गणितीय रूप से क्या लिखेंगे, W प्रोपोर्शनल टू Q, W प्रोपोर्शनल टू Q। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। W प्रोपोर्शनल टू Q, यहां पर W क्या है, W पदार्थ की मात्रा ग्राम में, पदार्थ की मात्रा ग्राम में, ठीक है। और Q क्या है, Q आपका जो है प्रवाहित आवेश है, प्रवाहित आवेश, ठीक है, प्रवाहित आवेश। अब आप ये ध्यान रखिएगा कि प्रवाहित आवेश जो है वो क्या है, विद्युत धारा एम्पियर में, और प्रवाहित किए गए समय, कितने समय तक वो प्रवाहित किया गया, यही उसका आपका है। तो चूंकि Q बराबर आई टी होता है, Q बराबर आई टी, इक्वेशन नंबर 2, जहां पर I क्या है, जहां I एम्पियर में, एम्पियर में क्या है, करंट है, एम्पियर में करंट है, और T क्या है, सेकंड में टाइम, सेकंड में टाइम, एम्पियर और आपका जो है टाइम। तो अब हम समीकरण 1 और 2 का तुलना करें। समीकरण 1 तथा 2 से W प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आई टी, या W प्रोपोर्शनल टू जेड आई टी, जेड आई टी, समीकरण नंबर आपका ये 3, जहां जेड क्या है, इसे कहते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ठीक है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ये जेड है। जेड आपका क्या हो गया, विद्युत रासायनिक तुल्यांक हो गया। इस पर एक न्यूमेरिकल के बारे में आप विचार कर सकते हो। आई के बारे में मैंने बता दिया, एम्पियर में करंट है, टी क्या है, सेकंड में टाइम है, यानी यहां पर आप टाइम जो लेंगे सेकंड में लेंगे। अब इसमें एक बात आपको ध्यान देना है, यदि आई बराबर 1 एम्पियर, आई बराबर 1 एम्पियर और टी बराबर 1 सेकेंड, टी बराबर क्या हो जाए, 1 सेकेंड, यानी 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकेंड तक के लिए प्रवाहित किया जाए तो उसे हम एक कूलाम कहते हैं। क्या कहेंगे, एक कूलाम। यहां देखिए लिखे ना, यहाँ पर क्यू की जगह लिखा आपने क्या, आई टी लिखा है। तो आई मतलब क्या हो गया, एम्पियर में धारा हो गया, और टी क्या हो गया, सेकंड में समय हो गया। तो इसका मतलब अगर 1 एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित किया जाए, 1 गुणे 1 बराबर 1, यानी 1 कूलाम आवेश हम लोगों ने क्या किया, इसमें प्रवाहित किया, 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित किया गया। तो अब यहां पर आप एक कर सकते हो, तब W बराबर क्या, Z। ये समीकरण नंबर आपका 4। यहां देख लीजिए, I और T,
आई 1 एम्पियर, टी 1 सेकेंड, तो W बराबर क्या हो गया, उस जेड, W बराबर जेड हो गया। जेड का परिभाषा यहां पर आ गया, जेड का परिभाषा आपके पास आ गया। अब इसमें आप लिख सकते हो, जब 1 एम्पियर विद्युत धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित, 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाता है तो किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त मात्रा को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक का परिभाषा हो गया। यानी इसका मतलब एक कूलाम का आवेश देने पर किसी इलेक्ट्रोड पर जितनी पदार्थ की मात्रा मुक्त होती है उसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। ये हो गया फैराडे का प्रथम नियम, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा कि अगर विद्युत अपघटन करा रहे हैं, धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। और आवेश है क्या? आवेश विद्युत धारा और समय के गुणनफल को हम आवेश कहते हैं। यदि 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित किया जाता है तो हम कहते हैं कि हमने 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित किया, 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित किया गया। यह है फैराडे का प्रथम नियम। अब उसके बाद फैराडे के प्रथम नियम के बाद हम सभी लोग बात करेंगे फैराडे का द्वितीय नियम। सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे या फैराडे सेकेंड लॉ, ऐसे लिख दो आप, फैराडेज सेकेंड लॉ, फैराडे सेकेंड लॉ आप पढ़िए। अब फैराडे सेकेंड लॉ की कहानी जो है वो और अलग है। फर्स्ट लॉ तो आपका बहुत ही क्लियर कट एकदम था। सेकेंड लॉ में आपको क्या करना है, सेकेंड लॉ को समझने के लिए आइए मैं आपके सामने ये बनाता हूं, इलेक्ट्रोड तैयार करता हूं, इलेक्ट्रोड तैयार करा रहा हूं आपसे। ये इलेक्ट्रोड देखिए आप, यहां मैंने एक इलेक्ट्रोड लिया और यहां मैंने एक इलेक्ट्रोड लिया, ठीक है। अब इसको बैटरी से ये जोड़ दिया, ध्यान देना बड़ी मजेदार चीज है, यहां पर बैटरी से जोड़ दिया। यहां पर इस बर्तन में, इस कंपार्टमेंट में यहां मैंने बोला AgNO3 का जलीय विलयन, ठीक है। यहां मैंने बोला CuSO4 का जलीय विलयन, यहां मैंने बोला H2SO4 का जलीय विलयन, ठीक है, H2SO4 का जलीय विलयन। अब देखिए जो कहानी यहां पर आप बना रहे हो,
अब इसमें आप देख रहे हैं कि पहला इलेक्ट्रोड और दूसरा दोनों को हम लोगों ने क्या किया है, जोड़ दिया है, दोनों को हम लोगों ने जोड़ दिया। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, बीच में देखिए, अब बीच में कहानी यहां पर क्या बनानी है, इसको इससे जोड़ो। यहां पर इलेक्ट्रोड लिया और यहां पर इलेक्ट्रोड लिया। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड लिया, ये इलेक्ट्रोड को जोड़ दिया हमने। ठीक, अब यहां पर एक इलेक्ट्रोड प्रयोग करो, ये इलेक्ट्रोड यहां प्रयोग करो, एक इलेक्ट्रोड यहां प्रयोग करो। ठीक है, ध्यान देना यहां पर, ये इलेक्ट्रोड हो गए, ये इलेक्ट्रोड हमने लगा दिया। बैटरी का ये पॉजिटिव पोल है और बैटरी का ये नेगेटिव पोल है, तो स्वाभाविक है यहां पर क्या होगा, नेगेटिव होगा, और यहां क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ध्यान देना, अगर ये पॉजिटिव है, इस विलयन में डूबा हुआ दूसरे इलेक्ट्रोड का ये भाग क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अब यहां पर देखिए, अब अगर यहां पर आप देखिए नेगेटिव है तो ये भाग क्या होगा, ये पॉजिटिव भाग होगा, तो फिर क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव भाग होगा, ये भाग क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव भाग हो जाएगा। इस तरीके से आप सभी लोग विश्लेषण कर सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव, ये बात आपने देखिए। यहां पर हमने क्या किया, कितने सेल बनाए हम, 3 सेल है, और तीनों सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। और जब हम श्रेणी क्रम में जोड़कर विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तो सभी सेल में समान आवेश प्रवाहित होगा। क्या होगा, समान आवेश प्रवाहित होगा। फिर सुन लें, जब हम सब श्रेणी क्रम में विद्युत अपघटनी सेल को जोड़ेंगे और विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो सभी सेल में समान आवेश प्रवाहित होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट, इतना बात अगर आपको समझ में आ गया, तब सेकेंड लॉ बहुत ही आसान हो जाएगा। और वो क्या होगा, यदि श्रेणी क्रम में जुड़े विद्युत अपघटनी सेल में समान आवेश प्रवाहित किया जाता है तो, समान आवेश प्रवाहित किया जाता है तो विभिन्न इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ का मात्रा उसके तुल्यांकी भार के अनुपात में होता है, उसके तुल्यांकी भार के अनुपात में होता है। फिर सुन ले मैंने क्या बोला, फिर से इसको ध्यान दीजिएगा। श्रेणी क्रम में जुड़े विद्युत अपघटनी सेल में समान आवेश प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भार के अनुपात में होता है, उनके तुल्यांकी भार के अनुपात में होता है। तुल्यांकी द्रव्यमान जो होता है, तुल्यांकी द्रव्यमान उसके अनुपात में होता है। फिर सुन ले मैंने, केवल इस डायग्राम को समझिएगा, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए विद्युत अपघटनी सेल हैं और जब भी इनमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो सब में समान आवेश प्रवाहित होगा। तो श्रेणी क्रम में जुड़े विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी द्रव्यमान के अनुपात में होते हैं। अब इसका मतलब यहां देखिए, ध्यान समझिएगा, H2SO4 लिया, अगर H2SO4 का विद्युत अपघटन किया जाएगा तो कैथोड पर हाइड्रोजन मुक्त होगा, इसमें कैथोड पर कॉपर मुक्त होगा, इसमें कैथोड पर सिल्वर मुक्त होगा, यानी सबका धन आयन कैथोड पर मुक्त होंगे और जो इनकी मात्रा मुक्त होगी वह इनके तुल्यांकी द्रव्यमान के समानुपाती होते हैं, इनके तुल्यांकी द्रव्यमान के समानुपाती होते हैं, इनके तुल्यांकी द्रव्यमान के अनुपात में होते हैं, इनके तुल्यांकी द्रव्यमान के अनुपात में होते हैं। अब आए जरा ध्यान दें, पहले स्टेटमेंट,
किस क्रम में जोड़ेंगे आप? श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे आप। श्रेणी क्रम में जुड़े विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत अपघटन के समय समान आवेश प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थों की मात्राएं उनके तुल्यांकी द्रव्यमानों के अनुपात में होते हैं। आए लिखें इसको, श्रेणी क्रम में जुड़े विद्युत अपघटनी सेलों में विद्युत अपघटन के समय समान आवेश प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थों की मात्राएं उनके तुल्यांकी द्रव्यमान के अनुपात में होते हैं। उनके तुल्यांकी द्रव्यमान के अनुपात में होते हैं। यानी कुल मिलाकर के आपको सेल कैसा बनाना है, श्रेणी क्रम में जोड़ना है, आवेश समान प्रवाहित करेंगे, इलेक्ट्रोडों पर जो पदार्थ की मात्रा मुक्त होगी उनके तुल्यांकी द्रव्यमान के समानुपाती होते हैं। उनके तुल्यांकी द्रव्यमान के अनुपात में होते हैं। अब अगर हम सब लोग H2SO4 की बात करें, ध्यान देना, H2SO4 के विद्युत अपघटन से, एक एक पॉइंट को लिखिएगा, अपघटन से कैथोड पर हाइड्रोजन तथा एनोड पर ऑक्सीजन मुक्त होते हैं। एनोड पर ऑक्सीजन, कैथोड पर हाइड्रोजन मुक्त होते हैं अगर H2SO4 का विद्युत अपघटन किया जाता है तो। दूसरा, CuSO4 का विद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर Cu तथा एनोड पर ऑक्सीजन मुक्त होते हैं। नंबर 3, AgNO3 का विद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर Ag तथा एनोड पर ऑक्सीजन मुक्त होते हैं। ये है आपका, मुक्त होते हैं, ये कहानी मिल गई आपको। अब आप जरा देखिए, अब अगर मैं पहले और दूसरे का तुलना करूं, जो यहां लिखा हुआ है, देखिए पहले और दूसरे का मतलब हम हाइड्रोजन और कॉपर की बात करें तो हाइड्रोजन की मात्रा
डिवाइडेड बाई कॉपर की मात्रा बराबर क्या होगा, हाइड्रोजन का तुल्यांकी भार डिवाइडेड बाई कॉपर का तुल्यांकी भार। अगर दूसरे और तीसरे में कंपेयर करें तो कॉपर की मात्रा डिवाइडेड बाई सिल्वर की मात्रा इज इक्वल टू कॉपर का तुल्यांकी भार डिवाइडेड बाई सिल्वर का तुल्यांकी भार। अगर हम इसमें और इसमें बात करने चलेंगे, अब यहां से बात आ रही है, तो सिल्वर का मात्रा डिवाइडेड बाई हाइड्रोजन का मात्रा बराबर सिल्वर का तुल्यांकी भार डिवाइडेड बाई हाइड्रोजन का तुल्यांकी भार। ये कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है द्वितीय नियम को स्पष्ट करते समय। आइए, शायद मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। जो फैराडे का द्वितीय नियम कह रहा है कि उनके तुल्यांकी भार के अनुपात में उनका मात्रा होगा। तो अगर हम यहाँ पर इसको जो सीरीज में बनाए हैं उसके आधार पर बात करें, पहले और दूसरे का तुलना, दूसरे तीसरे का तुलना, पहले तीसरे का तुलना, यानी आपको ये आइडिया बनानी है मात्रा को व्यक्त करते समय। तो क्या लिखोगे, हाइड्रोजन का द्रव्यमान डिवाइडेड बाई कॉपर का द्रव्यमान बराबर हाइड्रोजन का तुल्यांकी द्रव्यमान डिवाइडेड बाई कॉपर का तुल्यांकी द्रव्यमान, तुल्यांकी द्रव्यमान। अब दूसरे और तीसरे में क्या होगा, कॉपर का द्रव्यमान डिवाइडेड बाई सिल्वर का द्रव्यमान, सिल्वर का द्रव्यमान बराबर, अब क्या होगा, कॉपर का तुल्यांकी द्रव्यमान डिवाइडेड बाई सिल्वर का तुल्यांकी द्रव्यमान। अब पहले और तीसरे में क्या हो जाएगा, सिल्वर का द्रव्यमान डिवाइडेड बाई हाइड्रोजन का द्रव्यमान इज इक्वल टू सिल्वर का तुल्यांकी द्रव्यमान डिवाइडेड बाई हाइड्रोजन का तुल्यांकी द्रव्यमान, थोड़ा मैं तेज लिख रहा हूं इसलिए थोड़ा बोलते हुए लिख रहा हूं, आप लिख लीजिएगा साथ में, तुल्यांकी द्रव्यमान। ये बात आपके पास आ गई। इस तरीके से आप जो है ये तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। हाइड्रोजन का कितना द्रव्यमान होगा, हाइड्रोजन के तुल्यांकी द्रव्यमान अगर आप मिलाएं, देखिए बड़ी मजेदार बात आ गई यहाँ पर कि हाइड्रोजन का अगर द्रव्यमान देखेंगे और यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन का तुल्यांकी, तब इसमें क्या करोगे, हाइड्रोजन का द्रव्यमान लेकर आओ, हाइड्रोजन का द्रव्यमान यहाँ लेकर आओ, कॉपर का तुल्यांकी भार वहां लेकर जाओ, तो क्या मिलेगा, हाइड्रोजन का तुल्यांकी द्रव्यमान डिवाइडेड बाई हाइड्रोजन का द्रव्यमान। वही आपने लिखा हुआ है, जरा ध्यान समझिएगा कि हाइड्रोजन किसी भी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी द्रव्यमान के अनुपात में होता है। तो आप जरा तुलना करो, यहाँ पर अगर तुलना किया जाए तो बड़ा आसानी से तुलना आपके द्वारा किया जा सकता है। कैसे, हाइड्रोजन का द्रव्यमान यहाँ ले आओ, कॉपर का तुल्यांकी द्रव्यमान यहाँ ले जाओ, तो क्या मिला, कॉपर का तुल्यांकी द्रव्यमान डिवाइडेड बाई कॉपर का द्रव्यमान, ये अनुपात मिल गया। यहाँ पर क्या मिला, हाइड्रोजन का तुल्यांकी द्रव्यमान डिवाइडेड बाई हाइड्रोजन का द्रव्यमान, ये अनुपात मिल गया। यहाँ आ जाओ, कॉपर का द्रव्यमान है, कॉपर का तुल्यांकी द्रव्यमान है, इसको वहां ले जाइए, इसको यहाँ ले आइए, और फिर ये सिल्वर का द्रव्यमान है तो सिल्वर का द्रव्यमान यहाँ लेकर आइए,
हाइड्रोजन का तुल्यांक की द्रव्यमान यहां लेकर जाइए। तो आप यहां देख रहे हो सबका आपस में ये तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है आपके द्वारा। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर मान लो जो आपने श्रेणी, ध्यान समझिएगा, जो श्रेणी क्रम में इलेक्ट्रोड को आपने बनाया, हाँ, उसमें 1 कूलाम का यदि हम लोग आवेश प्रवाहित करते हैं, 1 कूलाम का आवेश मतलब समझ गया, 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड के लिए हम लोग प्रवाहित करते हैं, 1 कूलाम का आवेश हम लोग क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। तो कैथोड पर हाइड्रोजन मुक्त होगा, कैथोड पर कॉपर भी मुक्त होगा, कैथोड पर सिल्वर भी मुक्त होगा, और ये तीनों अलग अलग कंपार्टमेंट में लगे हुए हैं, लेकिन सभी कंपार्टमेंट क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो अगर 1 कूलाम की हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ध्यान रखना, 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित करते हैं, 1 कूलाम का आवेश अगर हम प्रवाहित करते हैं, तो कैथोड पर 0.0001036 ग्राम हाइड्रोजन मुक्त होता है। ठीक, अगर 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित करते हैं तो कैथोड पर 0.00329 ग्राम कॉपर मुक्त होता है। यदि 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करते हैं तो कैथोड पर 0.01118 ग्राम सिल्वर मुक्त होता है। अब इस तरीके से देखिए, अगर आपको यह पता चल गया कि किस पदार्थ का कितना मात्रा कैथोड पर मुक्त हुआ, तो स्वाभाविक है कि अब अपना परिभाषा लगाइए। तो उस पदार्थ को मुक्त करने में कितना आवेश खर्च हुआ, ये आपने निकाला अभी। तो कैसे निकालोगे, हाइड्रोजन निकला, हाइड्रोजन के लिए यानी इसका मतलब हो गया कि अगर हम 1 ग्राम तुल्यांक हाइड्रोजन को मुक्त करना चाहें, 1 ग्राम तुल्यांक कॉपर को मुक्त करना चाहें, 1 ग्राम तुल्यांक सिल्वर को मुक्त करना चाहें, तो कितने कूलाम आवेश की आवश्यकता होगी, ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है। आए इसका हम लोग करते हैं कैलकुलेशन। आओ जरा ध्यान दो, जब 1 कूलम का आवेश प्रवाहित किया जाता है, तब हाइड्रोजन की मुक्त मात्रा बराबर 0.0001036 ग्राम, कॉपर की मुक्त मात्रा बराबर 0.0003292 ग्राम, सिल्वर की मुक्त मात्रा बराबर 0.01118 ग्राम। ये वैल्यू है आपके पास, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित किया गया है, 1 कूलाम के आवेश को प्रवाहित करने पर हम लोगों ने यह प्राप्त किया है, ठीक। तो अब बात आती है कि अगर 1 ग्राम तुल्यांक किसी पदार्थ के मात्रा को मुक्त करना होगा तो कितने आवेश की आवश्यकता होगी, कितना आवेश लगेगा। फिर सुन लो, इतने ग्राम पदार्थ को प्राप्त किया हम लोगों ने,
इतने ग्राम पदार्थों को हम लोगों ने प्राप्त किया, हाइड्रोजन को प्राप्त किया, कॉपर को प्राप्त किया, सिल्वर को प्राप्त किया, क्या करके? 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित करके। तो अगर 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक, ध्यान समझिएगा, 1 ग्राम तुल्यांक अगर हमें किसी पदार्थ का प्राप्त करना है तो किसके बराबर होगा? तो तुल्यांकी भार जो आप निकाल रहे हो, किसी पदार्थ का तुल्यांकी भार डिवाइडेड बाई उस पदार्थ का, ये जो आपने द्रव्यमान निकाला हुआ है, किसी पदार्थ का तुल्यांकी द्रव्यमान डिवाइडेड बाई उस पदार्थ का मुक्त मात्रा, ये कहलाएगा आवेश। ये कहलाएगा आवेश। 1 ग्राम तुल्यांक प्राप्त करने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी, उसको हम लोग इस तरीके से निकालेंगे। फिर सुन लें, 1 कूलाम का जब आवेश आपने प्रवाहित किया, इतने ग्राम पदार्थ का आपको मुक्त मिले, तो कह रहा है कि अगर 1 ग्राम तुल्यांक में पदार्थ को प्राप्त करना होगा, 1 ग्राम पदार्थ को प्राप्त करने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी 1 ग्राम तुल्यांक प्राप्त करने के लिए? बच्चों, 1 ग्राम तुल्यांक का मतलब यह होता है किसी पदार्थ का द्रव्यमान डिवाइडेड बाई उस पदार्थ का तुल्यांकी द्रव्यमान। तो ऐसी परिस्थिति में हम पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक प्राप्त करने के लिए आवश्यक आवेश, तो हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का तुल्यांकी भार मतलब परमाणु द्रव्यमान डिवाइडेड बाई संयोजकता। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 हम लेते हैं सुविधा के लिए, और इसकी संयोजकता भी 1 होती है। इसका मतलब इसका तुल्यांकी द्रव्यमान कितना हो गया? 1। और इसका द्रव्यमान कितना निकाले हैं आप? यही तो अनुपात है, तुल्यांकी द्रव्यमान और मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान का अनुपात। तो यहां पर आपका 0.00011036 इतना, ये आपका, ये लगभग बराबर। अब इसको अगर हम लोग डिवाइड करके देखें, लगभग आपका वैल्यू 96,500 कूलम इसकी आवश्यकता होगी। फार कॉपर यानी कॉपर के लिए कॉपर का तुल्यांकी द्रव्यमान आपको पता करना चाहिए। तो इसका तुल्यांकी द्रव्यमान लगभग जो है 32 होता है, लगभग वैल्यू 32 होती है, वैसे 31.9 के आसपास वैल्यू होती है। चलो, इसका 31.78 डिवाइडेड बाई 0.0003292। अब ये देख लिया जाए कितना, इसका वैल्यू कितना आता है? 31.78 डिवाइडेड बाई 0.0003292। ये भी आपका लगभग 96,500। ये भी लगभग वैल्यू कितने आ रहे? 96,500 कूलम। उसके बाद सिल्वर के लिए इसका लगभग आप पे 107 होता तुल्यांकी भार, वैसे रियल में 107 है वैल्यू से 88 7.88 डिवाइडेड बाई 0.00118। अब ये देखिए किसके बराबर होगा, इसको भी सॉल्व कर लें आप। तो 107
0.88 डिवाइडेड बाई 0.0011118, ये भी हो गया आपका 96,500 के लगभग, 96,500 कूलम। ये बच्चों इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब ये हुआ कि किसी पदार्थ का, अब सबके लिए ये तो हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर एग्जांपल है, किसी पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक को मुक्त करने के लिए 96,500 कूलाम आवेश की आवश्यकता होती है। ये किसी पदार्थ की बात, और किसी पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक को मुक्त करने के लिए 96,500 कूलाम आवेश की आवश्यकता होती है। तो अतः किसी पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक को मुक्त करने के लिए लगभग 96,500 कूलम आवेश की आवश्यकता होती है। यह रहा आपका फैराडे का द्वितीय नियम, जिसमें आप ये प्रूफ करने का प्रयास किए कि किसी पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक को अगर प्राप्त करना है तो हमें 96,500 कूलम आवेश देना पड़ेगा। अब आइए जरा देखिए, जब आवेश का मान मालूम हो गया ना, आवेश का मान आपको पता चल गया, तो ऐसी परिस्थिति में प्रथम नियम क्या था? हम जानते हैं क्या? W बराबर जेड क्यू, W बराबर जेड क्यू, वही लिखते हैं आप ZIT। और Q का मान क्या है? W बराबर Z इंटू 96,500। अब जरा देखिए, 1 ग्राम तुल्यांक का मतलब हो गया पदार्थ के तुल्यांकी भार के बराबर मात्रा। 1 ग्राम तुल्यांक का मतलब पदार्थ के तुल्यांकी भार के बराबर मात्रा, क्योंकि ग्राम तुल्यांक बराबर होता है पदार्थ का द्रव्यमान डिवाइडेड बाय तुल्यांकी द्रव्यमान। तो 1 ग्राम तुल्यांक का मतलब हो गया कि पदार्थ के तुल्यांकी द्रव्यमान के बराबर मात्रा मुक्त होगा। इसका साफ साफ मतलब हो गया कि W बराबर क्या हो जाएगा? तुल्यांकी द्रव्यमान। W बराबर क्या हो जाएगा? तुल्यांकी द्रव्यमान, क्योंकि हम जानते हैं 96,500 कूलम अगर आवेश हम देते हैं तो 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ की मात्रा मुक्त होती है, अर्थात पदार्थ की मुक्त हुई मात्रा उसके तुल्यांकी द्रव्यमान के बराबर, तो हम लोग यहां चूंकि 96,500 कूलम आवेश देने पर पदार्थ की मुक्त मात्रा, उसके तुल्यांकी द्रव्यमान के बराबर होता है, अतः W बराबर क्या हो जाएगा? E, तो लिखेंगे हम लोग E बराबर Z इंटू 96,500। इसका मतलब कि Z बराबर क्या हो जाएगा? E अपान 96,500। यहां से Z की वैल्यू आपके द्वारा निकाली जा सकती है, यहां से निकाल सकते हैं Z की वैल्यू। अब अगर मान लीजिए कि आपने 2 पदार्थ लिया, 2 पदार्थों का विद्युत अपघटन किया, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ करके विद्युत अपघटन किया, तो 2 पदार्थों के लिए
क्या लिखेंगे, Z1 बराबर E1, क्योंकि पदार्थ कोई भी हो 96,500 कॉमन रहेगा। किसी पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक को मुक्त करने के लिए आवेश कितना चाहिए, 96,500 कूलम। दूसरे के लिए Z2 बराबर E2 अपान 96,500। अगर कहा जाए Z1 अपान Z2 निकालिए, Z1 अपान Z2 निकालेंगे तो क्या मिलेगा, E1, बोलो भैया, E1 अपान E2 आपके पास मिल जाएगा। यानी कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक हमेशा तुल्यांकित द्रव्यमान के क्या होगा, बराबर होगा, तुल्यांकित द्रव्यमान के बराबर होगा। ठीक है, ये रहा फैराडे का द्वितीय नियम, फैराडे का प्रथम नियम, दोनों को मैंने आपको बताया, हमने समझाने का प्रयास किया। और आप सभी लोग इस वीडियो को थोड़ा सा सीरियसली जो है 1 से 2 बार पढ़िएगा, समय लगेगा इसमें समझने में, और पढ़ने के बाद तब इस पर दिए गए न्यूमेरिकल आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। आज के लेक्चर में बस इतना ही बात करेंगे हम लोग, उसके बाद अब नेक्स्ट अगले लेक्चर में बात किया जाएगा।